व्यापार एवं पेशे की आय शीर्षक के इस 24वें भाग में आपका पुनः स्वागत। बीकॉम अंतिम वर्ष और एमकॉम पूर्वार्ध दोनों के पाठ्यक्रम में इसे सम्मिलित किया गया है। डिडक्शन फॉर बिजनेस लॉसेस एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। हम इसके सभी बिंदुओं पर पूर्व के व्याख्यान में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। स्पेशल एक्सपेंसेस अलाउएबल सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। इसमें से 3 बिंदुओं पर चर्चा हम गत व्याख्यान में पूरी कर चुके हैं और अब हम शेष रहे 4 बिंदुओं पर बिंदु संख्या 4 से प्रारंभ करते हुए स्टार्ट करेंगे। पॉइंट नंबर 4, expenses in excess of rupees 10,000 allowed only if paid by cross check, draft और by electronic medium। 10,000 रुपये से अधिक के भुगतान प्राप्तकर्ता के खाते में जमा होने वाले चेक या प्राप्तकर्ता के खाते में जमा होने वाले ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होने वाले हस्तांतरण पर ही स्वीकृत होंगे। यदि करदाता कोई व्यय करता है और इस संबंध में 10,000 रुपये से अधिक का कोई भुगतान प्राप्तकर्ता के खाते में जमा होने वाले चेक या ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से न करके नकद करता है, बियरर चेक अथवा रेखांकित चेक या ड्राफ्ट से करता है, तो ऐसे भुगतान की संपूर्ण राशि को अस्वीकृत कर दिया जाएगा। जैसे यदि किसी व्यक्ति ने ली गई सेवाओं के बदले 30,000 रुपये का भुगतान नगद राशि से कर दिया, तो पूरे 30,000 रुपये व्यय के रूप में अस्वीकृत होंगे। पूर्व में ऐसे भुगतान रेखांकित चेक ड्राफ्ट से भी किए जा सकते थे, परंतु अब ये भुगतान खाते में जमा होने वाले चेक ड्राफ्ट ओनली क्रॉसिंग इज नॉट एनफ, क्रॉसिंग शुड बी अकाउंट्स पेबल से ही किए जा सकते हैं। इस धारा के प्रावधानों को विस्तार से समझने का अब हम प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इस धारा के प्रावधान किन भुगतानों पर लागू होंगे। इस धारा के प्रावधान माल खरीदने के संबंध में, वेतन एवं मजदूरी के संबंध में तथा व्ययों के संबंध में किए गए भुगतानों पर भी लागू होते हैं, परंतु संपत्ति खरीदने या ऋण के भुगतान पर लागू नहीं होते हैं। यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि इस धारा के प्रावधान केवल व्यवसाय एवं पेशे से आय एवं अन्य साधनों से आय शीर्षक से आय ज्ञात करते समय लागू होंगे, अन्य शीर्षकों से आय पर लागू नहीं होंगे। यदि छूट देयता के आधार पर मिल चुकी हो, यदि किसी वर्ष किसी 10,000 रुपये से अधिक के व्यय की छूट व्यापारिक पद्धति मर्केंटाइल सिस्टम का प्रयोग करने पर देयता के आधार पर मिल जाती है और बाद में किसी वर्ष में इसका भुगतान नगद अथवा रेखांकित चेक से कर दिया जाता है, अर्थात खाते के जमा होने वाले चेक ड्राफ्ट से नहीं किया जाता है, तो पूर्व में देयता के आधार पर स्वीकृत व्यय की राशि उस गत वर्ष की आय मान ली जाएगी जिस गत वर्ष में व्यय का भुगतान नगद अथवा रेखांकित चेक ड्राफ्ट से किया गया है। 10,000 रुपये की सीमा प्रत्येक भुगतान पर लागू होगी, न कि कुल भुगतान पर। व्यय के संबंध में 10,000 रुपये की सीमा प्रत्येक भुगतान के लिए है। जैसे कि यदि किसी व्यक्ति को 15,000 रुपये का भुगतान करना हो और एक बार में 8,000 रुपये और दूसरी बार में 7,000 रुपये नगद दिए जाने हों, तो व्यय का कोई भी हिस्सा अस्वीकृत नहीं होगा, बशर्ते दोनों भुगतान एक ही दिन न हो। यदि एक ही व्यक्ति को एक दिन में एक से ज़्यादा बार भुगतान हो और प्रत्येक भुगतान 10,000 रुपये से अधिक न हो, परंतु कुल भुगतान 10,000 रुपये से अधिक हो, तो एक दिन में 10,000 रुपये से अधिक भुगतान होने के कारण ऐसे व्यय अस्वीकृत हो जाएंगे। धारा 40A उपधारा 3 के प्रावधान धारा 30 से 37 में वर्णित व्ययों के संबंध में लागू होते हैं। अतः यदि करदाता ने 10,000 रुपये से अधिक का दान नगद में दिया हो,
तो भी धारा एटीजी में कटौती मिलेगी। यदि 10,000 रुपये से अधिक का भुगतान अंशतः खाते में जमा होने वाले चेक एवं अंशतः नकद में किया हो, जिसमें नकद वाला भाग 10,000 रुपये से कम हो, तो ऐसा भुगतान स्वीकृत होगा। यदि किसी व्यक्ति को अनेक बिल अर्थात अनेक व्ययों का भुगतान करना हो, जिसमें प्रत्येक बिल 10,000 रुपये से कम हो, तो एक से अधिक बिलों का सम्मिलित नकद में भुगतान 10,000 से अधिक होने पर भी व्यय स्वीकृत व्यय होगा। 10,000 के स्थान पर 35,000 रुपये की सीमा। यदि गत वर्ष में कोई भुगतान माल के गाड़ी भाड़े के रूप में किसी ट्रांसपोर्टर को किया जाए, तो ऐसा भुगतान 10,000 रुपये के स्थान पर 35,000 रुपये तक नकद अथवा वाहक चेक रेखांकित चेक से किया जा सकता है, परंतु 35,000 रुपये से अधिक का भुगतान यदि खाते में जमा होने वाले रेखांकित चेक अथवा डिमांड ड्राफ्ट से न किया जाए, तो पूरा भुगतान व्यय के रूप में अस्वीकृत होगा। कुछ परिस्थितियों में 10,000 रुपये से अधिक का भुगतान नकद में भी किया जा सकता है। आयकर अधिनियम 1961 की इस धारा में यह प्रावधान है कि कुछ निर्देशित स्थितियों में 10,000 रुपये से अधिक के व्यय का भुगतान होने पर इस धारा के प्रावधान लागू नहीं होंगे। इस संबंध में आयकर अधिनियम 1962 के नियम 6DD में ऐसी परिस्थितियों को बताया गया है जिसमें 10,000 रुपये से अधिक का भुगतान नकद में भी किया जा सकता है। ये परिस्थितियाँ इस प्रकार है। नंबर 1, यदि भुगतान रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक या उसके सहायक बैंक, सहकारी बैंक, किसी अन्य बैंक, जीवन बीमा निगम या प्राथमिक अथवा कृषि साख समिति आदि को किया जाए। यदि किसी बकाया कर का भुगतान सरकार को किया जाए। यदि भुगतान एक बैंक से दूसरे बैंक को बिल या हस्तांतरण के रूप में हो अथवा भुगतान इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम ECS, क्रेडिट कार्ड अथवा डेबिट कार्ड से किया जाए। यदि भुगतान लेखा पुस्तकों में किसी पूर्व बकाया राशि के समायोजन के रूप में हो। यदि ऐसा भुगतान किसी कृषि या जंगल के उत्पाद, पशुधन, मुर्गी पालन, मछली पालन, डेयरी या बागवानी आदि के उत्पादन के संबंध में इन उत्पादक को हो, क्योंकि इस प्रकार के व्यक्ति बैंक व्यवहारों को नहीं जानते हैं। यदि किसी ऐसे कुटीर उद्योग में संलग्न व्यक्ति को ऐसे उद्योग में उत्पन्न उत्पाद हेतु भुगतान किया जाए जो उत्पादन में शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहा हो। जहां भुगतान प्राप्त करने वाला व्यक्ति किसी ऐसे गांव या शहर में व्यवसाय करता है जहां बैंक नहीं है। जब किसी ऐसे कर्मचारी या उसके उत्तराधिकारी को ग्रेच्युटी या सेवानिवृत्त लाभ का भुगतान हो और ऐसा भुगतान 50,000 रुपये से अधिक न हो। जब कर्मचारी अस्थायी रूप से लगातार 15 दिन या अधिक के लिए ऐसे स्थान पर काम करे जहां वह सामान्यतः काम नहीं करता है या जहाज पर कार्य करे और वहां उसका बैंक खाता न हो, तो उसे दिया गया वेतन। यदि भुगतान उस दिन करना हो जिस दिन बैंक का अवकाश होने से या हड़ताल होने से बैंक बंद हो। जहां भुगतान ऐसे एजेंट को किया जाए जो प्रधान के निर्देशानुसार अन्य व्यक्तियों को भुगतान करने वाला हो। यह नियम उन संपत्तियों की खरीद पर नहीं लागू होते हैं जो पुनः बिक्री के लिए न हो, अर्थात यह नियम सिर्फ माल की खरीद पर लगता है, संपत्तियों की खरीद पर नहीं लागू होता है। अब हम बात करेंगे बिंदु नंबर 5 पर। Certain expenses allowed only if actually paid। कुछ व्यय भुगतान करने पर ही स्वीकृत है। यदि एक करदाता अपने लेखे नगद आधार पर रखता है तो स्वतः ही व्यय की छूट उसे तब मिलेगी जबकि उसके द्वारा व्ययों का भुगतान कर दिया जाए। इसके विपरीत यदि एक करदाता उपार्जन एक्रूवल के आधार पर अपने खाते रखता है तो ऐसी दशा में ऐसे व्यय हो सकते हैं जिनका भुगतान समय पर न होने से
सरकार, वित्तीय संस्थाओं एवं कर्मचारियों को हानि उठानी पड़े और करदाता व्यय की छूट भी प्राप्त कर ले। अतः इसके लिए आयकर अधिनियम की धारा 43B में कुछ ऐसे व्ययों का उल्लेख है जो व्यय के रूप में तभी स्वीकृत होते हैं जब उनका भुगतान एक निश्चित अवधि में हो जाए। इनमें से अधिकांश व्ययों का भुगतान यदि गत वर्ष की समाप्ति के बाद परंतु आयकर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से पहले कर दिया जाए तो ऐसे व्ययों की छूट गत वर्ष में ही उपार्जन के आधार पर मिल जाती है। परंतु भविष्य निधि में, प्रोविडेंट फंड में कर्मचारी के अंशदान के संबंध में प्रावधान भिन्न है। अतः इस संबंध में बनाए गए विभिन्न प्रावधानों का विस्तार से विश्लेषण करने के उद्देश्य से दो वर्गों में बांटा जा सकता है। प्रथम, प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की देय तिथि तक भुगतान होने पर गत वर्ष में स्वीकृत व्यय। 5 प्रकार के व्ययों की कटौती गत वर्ष में तभी मिलेगी जब इन व्ययों का भुगतान या तो गत वर्ष में कर दिया जाए या कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की देय तिथि से पूर्व कर दिया जाए। जैसे गत वर्ष 2018-19 के लिए किसी व्यय का भुगतान 30 सितंबर 2019 को किया जाए तो भी ऐसे व्यय की छूट गत वर्ष 2018-19 में मिल जाएगी, यद्यपि व्यय का भुगतान गत वर्ष 2018-19 में नहीं हुआ है क्योंकि 2018-19 में कर का प्रतिवेदन रिटर्न ऑफ इनकम प्रस्तुत करने की देय तिथि 30 सितंबर 2019 है। यदि करदाता ऐसे व्ययों का भुगतान कर प्रस्तुत करने की देय तिथि से पहले नहीं कर पाता है तो जिस गत वर्ष में भुगतान हुआ है उस गत वर्ष में ऐसे व्ययों की छूट मिल जाएगी। जैसे उपरोक्त उदाहरण में यदि भुगतान 31 दिसंबर 2019 को किया जाए जबकि कर प्रतिवेदन की देय तिथि 30 सितंबर 2019 थी तो ऐसे व्ययों की छूट इस गत वर्ष में न मिलकर गत वर्ष 2019-20 में मिलेगी। इस वर्ग में हम जिन व्ययों को सम्मिलित करते हैं वो इस प्रकार है। नंबर 1, उत्पादन कर, तट कर, वस्तु एवं सेवा कर आदि। इन सभी प्रकार के अप्रत्यक्ष करों को व्यय के रूप में छूट तभी मिलती है जबकि इनका भुगतान गत वर्ष में कर दिया जाए या फिर धारा 139(1) में आयकर का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की देय तिथि से पूर्व इस प्रकार के व्ययों का भुगतान कर दिया जाए। कर की व्यय के रूप में छूट लेते समय न्यायालयों के विभिन्न निर्णयों का ध्यान दिया जाना अत्यंत आवश्यक है। न्यायालय के निर्णयों के आधार पर हम जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देंगे वो इस प्रकार है। नंबर 1, यदि व्यापार के लिए किसी भवन का प्रयोग हुआ है तो नगर परिषद अथवा स्थानीय सत्ता के कर की छूट देते समय भी यह प्रावधान लागू होंगे। नंबर 2, यदि राज्य सरकार ने उद्योगों को प्रोत्साहन देने हेतु देय कर को आगे किस्तों में चुकाने की सुविधा दी है या कर की राशि को ऋण में बदलने की सुविधा दी है तो कर का भुगतान न करने पर भी यह माना जाएगा कि कर चुका दिया गया है। नंबर 3, खनन उद्योग में सरकार को देय अधिकार शुल्क को इस धारा में कर ही माना जाएगा। नंबर 4, पानी, बिजली, टेलीफोन बिल आदि के भुगतान पर इस धारा के प्रावधान लागू नहीं होंगे क्योंकि वह कर नहीं है। रेलवे को उसकी सेवाओं के लिए भुगतान। इस धारा का क्षेत्र बढ़ाते हुए रेलवे को अपनी सेवाओं के बदले किए जाने वाले भुगतानों को भी इसी श्रेणी में सम्मिलित कर लिया गया है ताकि रेलवे को अपनी सेवाओं के बदले सही समय पर भुगतान प्राप्त हो सके। बैंकिंग कंपनी, सूचीगत बैंक या सहकारी बैंक के ऋण पर ब्याज। इस प्रकार के ब्याज की छूट तभी मिलती है जबकि इनका भुगतान गत वर्ष में कर दिया जाए या फिर धारा 139 उपधारा 1 में आयकर का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की देय तिथि से पूर्व इस प्रकार के व्यय का भुगतान कर दिया जाए। यह प्रावधान बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं से लिए गए सभी प्रकार के ऋण पर ब्याज के संबंध में लागू होंगे, चाहे ऐसा ऋण अवधि ऋण हो, कार्यशील पूंजी हेतु ऋण हो या बैंक अधिविकर्ष हो।
ब्याज को ऋण मानकर मूलधन में जोड़ने का प्रावधान। यदि बैंक या अन्य वित्तीय संस्थान ने यह सुविधा दे रखी हो कि ब्याज न चुकाने पर उसे नया ऋण माना जा सकता है, तब भी ब्याज का भुगतान करने पर ही ऋण पर ब्याज की कटौती मिलेगी। अतः ऋण पर ब्याज के प्रावधान बकाया कर के प्रावधानों से भिन्न है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि यह धारा सिर्फ वित्तीय संस्थाओं जैसे आरएफसी, रिको, सूचीगत बैंकों एवं सहकारी बैंकों से लिए गए ऋण पर ब्याज के संबंध में ही है। यदि ऐसा ऋण किसी मित्र से या जनता से पब्लिक डिपॉजिट्स अथवा ऋण पत्रों के रूप में लिया जाए और खाते उपार्जन के आधार पर रखे जाएं, तो ऐसा ब्याज देय होने पर भी ब्याज की छूट मिल सकती है। कर्मचारियों को दिए जाने वाले बोनस एवं कमीशन। कर्मचारियों को दिए जाने वाले बोनस एवं कमीशन की छूट तभी दी जा सकती है जबकि इनका भुगतान गत वर्ष में कर दिया जाए या आयकर का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की देय तिथि से पूर्व इस प्रकार के व्यय का भुगतान कर दिया जाए। प्रमाणित भविष्य निधि एवं अनुमोदित अधिवार्षिकी भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एंड अप्रूव्ड सुपरएन्यूशन फंड। इस प्रकार की भविष्य निधियों में नियोक्ता का अंशदान व्यय के रूप में स्वीकृत होता है। इस संबंध में अन्य प्रावधान इस प्रकार है। यदि कोई कर्मचारी 10% से अधिक मतों के संबंध में मताधिकार रखता हो तो कंपनी द्वारा रखी गई प्रमाणित भविष्य निधि में कर्मचारी एवं नियोक्ता का अंशदान 250 रुपये प्रति माह से अधिक नहीं हो सकता है। यदि ऐसा भविष्य निधि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम में स्वीकृत योजना के अनुसार हो तो उस पर यह सीमा लागू नहीं होगी। अधिवार्षिकी भविष्य निधि सुपरएन्युएशन फंड में किसी कर्मचारी के लिए नियोक्ता का अंशदान कर्मचारी के वेतन के 27% से अधिक नहीं हो सकता है। यदि नियोक्ता द्वारा किसी अन्य प्रमाणित अथवा अप्रमाणित भविष्य निधि में भी अंशदान जमा कराया जा रहा हो तो अधिवार्षिकी भविष्य निधि सहित सभी भविष्य निधियों में नियोक्ता का अंशदान कर्मचारी के वेतन के 27% से अधिक नहीं हो सकता है। यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि नियोक्ता उस सीमा से अधिक अंशदान करता है तो जो किसी भविष्य निधि को प्रमाणित करते समय अथवा अधिवार्षिकी भविष्य निधि को अनुमोदित करते समय तय की गई थी तो ऐसे आधिक्य की कटौती नहीं मिलेगी। यह ध्यान में रखना चाहिए कि प्रमाणित भविष्य निधि, अधिवार्षिकी भविष्य निधि, उपदान विधि एवं श्रम कल्याण हेतु इसी प्रकार की अन्य प्रकार की निधियों में जमा कराई गई राशि के संबंध में कटौती केवल उस राशि की मिलेगी जो आयकर विवरणी जमा कराने की अंतिम तिथि से पूर्व जमा करा दी गई हो। अधिघोषित पेंशन योजना में नियोक्ता का अंशदान। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू नोटिफाइड पेंशन स्कीम। यदि किसी नियोक्ता ने अपने कर्मचारियों के हित के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना लागू कर रखी है और नियोक्ता अपनी ओर से इसमें कोई अंशदान करता है तो इस योजना में उसने जितना भुगतान किया है उसकी कटौती मिलेगी। पेंशन योजना से तात्पर्य ऐसी योजना से है जिसका उल्लेख धारा 80 CCD में किया गया है। कटौती कर्मचारियों के वेतन के 10% से अधिक राशि की नहीं मिलेगी। इस उद्देश्य से वेतन से अभिप्राय मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते से है। महंगाई भत्ते को इस उद्देश्य से वेतन में तभी सम्मिलित किया जाएगा जबकि अन्य गणनाओं में महंगाई भत्ता सेवा नियमों के अनुसार वेतन में जोड़ा जाता है। वेतन में महंगाई भत्ते के अतिरिक्त कमीशन को भी जोड़ा जाएगा यदि ऐसा कमीशन कुल विक्रय के प्रतिशत के आधार पर दिया जाता हो। नेक्स्ट, ग्रेच्युटी या उपादान निधि में अंशदान, कॉन्ट्रीब्यूशन इन ग्रेच्युटी फंड। नियोक्ता द्वारा किसी स्वीकृत उपदान निधि में जमा कराए गए अंशदान के संबंध में धारा 43B के प्रावधान उसी प्रकार से लागू होंगे जैसे भविष्य निधि में अंशदान के संबंध में लागू होते हैं। इस संबंध में अन्य प्रावधान इस प्रकार है। उपदान
निधि में ग्रेच्युटी फंड में नियोक्ता के अंशदान की कटौती तभी मिलेगी जब ऐसा ग्रेच्युटी फंड सिर्फ कर्मचारियों के हित के लिए अखंडनीय प्रन्यास इर्रिवोकेबल ट्रस्ट के रूप में हो। ऐसा ग्रेच्युटी फंड इस उद्देश्य से अनुमोदित होना चाहिए। उपदान हेतु किसी भी आयोजन की व्यय के रूप में छूट नहीं मिलती है, परंतु यदि गत वर्ष में सेवा मुक्त हुए कर्मचारियों को देय उपदान के लिए आयोजन किया जाए तो उसकी व्यय के रूप में छूट मिल सकती है, क्योंकि यह अदत्त उपदान है। उपर्युक्त सभी परिस्थितियों में यदि एक बार व्यय की छूट देयता के आधार पर मिल जाती है तो उसकी पुनः छूट उस वर्ष में नहीं मिल सकती जिस वर्ष में व्यय का भुगतान हुआ है। धारा 43B में अनिवार्यतः आयकर विवरणी दाखिल करने की देय तिथि से पूर्व भुगतान कर देने की है। साथ ही इसका प्रमाण विवरणी के साथ दाखिल करना होगा, परंतु यदि करदाता निर्धारित तिथि के पश्चात विवरणी प्रस्तुत करता है तो उसे व्यय का भुगतान करने के लिए अतिरिक्त समय नहीं मिलेगा। अतः विवरणी प्रस्तुत करने की देय तिथि के पश्चात चुकाए गए इन सभी व्ययों की कटौती देयता के आधार पर नहीं मिलेगी, चाहे इसका भुगतान विवरणी दाखिल करने से पूर्व कर दिया हो। आयकर अधिनियम की धारा 139 के अनुसार यदि एक व्यवसायी को अपने खातों का अंकेक्षण करवाना अनिवार्य न हो तो उसे अपना कर प्रतिवेदन कर निर्धारण वर्ष की 31 जुलाई तक प्रस्तुत करना होता है, अन्यथा उसे प्रतिवेदन 30 सितंबर तक पेश करना होता है। भविष्य निधि में कर्मचारी के अंशदान को संबंधित निधि में जमा कराने पर कटौती। डिडक्शन फॉर डिपॉजिटिंग एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन पीएफ। आयकर अधिनियम में आय को परिभाषित करते समय धारा 2 उपधारा 24(10) में यह प्रावधान है कि नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के वेतन में से उसका अंशदान काटने पर वह नियोक्ता की आय में सम्मिलित होगा। इसके साथ ही धारा 36 में यह प्रावधान है कि यदि इसे निर्धारित तिथि तक कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में जमा करा दिया जाए तो इसकी व्यय के रूप में छूट मिलती है। इस संबंध में विभिन्न प्रावधानों को हम इस प्रकार समझ सकते हैं। नंबर 1, यदि कर्मचारी के वेतन में से प्रमाणित भविष्य निधि, अनुमोदित भविष्य निधि, अनुमोदित उपदान निधि अथवा कर्मचारी राज्य बीमा आदि में अंशदान हेतु कोई कटौती की जाती है तो इसे आय मानते हुए कर योग्य आय में शामिल कर लिया जाएगा। यदि यह राशि निर्धारित तिथि तक संबंधित खाते में जमा करा दी जाएगी तो जमा कराई गई राशि को व्यय के रूप में कटौती मिल जाएगी, अन्यथा ऐसी कटौती कभी भी नहीं मिलेगी, चाहे बाद में इसे जमा ही क्यों न करा दिया जाए। इस उद्देश्य से निर्धारित तिथि से तात्पर्य उस तिथि से है जिस तिथि तक करदाता को किसी अधिनियम, नियम, आदेश, अधिसूचना, स्थायी आदेश, न्यायिक निर्णय अथवा सेवा शर्तों के अनुसार यह राशि जमा करानी थी। प्रमाणित भविष्य निधि की दशा में निर्धारित तिथि से तात्पर्य जिस माह के वेतन में काटे गए अंशदान को जमा कराना है उस माह से अगले माह की 15 तारीख से है। इसमें 5 दिन का विलंब ग्रेस पीरियड हो सकता है। इस धारा में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि चेक अथवा डिमांड ड्राफ्ट से राशि जमा कराने पर इसका संग्रह कितने दिनों में अवश्य हो, अतः इस बात पर कोई ध्यान नहीं देंगे कि चेक का संग्रह कब हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, लिमिट ऑन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रिम्यूनरेशन टू पार्टनर्स। साझेदारों को दिए गए ब्याज एवं पारिश्रमिक की सीमा। धारा 40B में एक फर्म द्वारा अपने साझेदारों को दिए गए ब्याज एवं पारिश्रमिक के बारे में उच्चतम सीमा निर्धारित की गई है, जो इस प्रकार है। नंबर 1, साझेदारों को ब्याज
इंटरेस्ट टू पार्टनर्स। साझेदारों को देय ब्याज के संबंध में यह प्रावधान किया गया है कि साझेदार को उनकी पूंजी एवं उनके द्वारा दिए गए ऋण पर 12% से अधिक ब्याज नहीं दिया जा सकता है, परंतु यदि साझेदारी संलेख में वर्णित ब्याज दर इससे कम हो तो ब्याज साझेदारी संलेख में वर्णित दर से अधिक दर पर नहीं दिया जा सकता है। नंबर 2, साझेदारों को देय पारिश्रमिक। सक्रिय साझेदारों को धारा 40B में वर्णित सीमा अथवा साझेदारी संलेख में वर्णित सीमा में से जो भी कम हो उस सीमा तक पारिश्रमिक दिया जा सकता है। यह सीमा इस प्रकार है। हानि की दशा में 1,50,000 रुपये, चाहे हानि कुछ भी हो। लाभ की दशा में पुस्तकीय लाभ के प्रथम 3 लाख रुपये तक 1,50,000 रुपये या ऐसे लाभों का 90% दोनों में से जो भी अधिक हो। शेष पुस्तकीय लाभ पर ऐसे लाभों का 60%। फर्मों के और साझेदारों के संबंध में इन व्ययों के बारे में विस्तार से चर्चा हम असेसमेंट ऑफ फर्म्स नामक अध्याय में करेंगे। अब हम अंतिम बिंदु के बारे में बात करते हैं। बिंदु संख्या 7, इन केस ऑफ लोन टेकन इन एक्सेस ऑफ 10,000। यदि 10,000 रुपये से अधिक का ऋण लिया हो अथवा चुकाया हो तो खाते में जमा होने वाले चेक अथवा खाते में जमा होने वाले ड्राफ्ट से ही होना चाहिए। आयकर अधिनियम की धारा 269SS अथवा 269T में यह प्रावधान किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति 10,000 रुपये से अधिक का ऋण लेता है या ऋण एवं ब्याज चुकाता है तो वह खाते में जमा होने वाले चेक, क्रॉस्ड अकाउंट पे चेक या ड्राफ्ट द्वारा ही होना चाहिए। इन प्रावधानों को व्ययों के भुगतान पर लगने वाले प्रावधानों से अलग समझना चाहिए, क्योंकि यदि ऋण या उसका पुनर्भुगतान खाते में जमा होने वाले चेक, ड्राफ्ट से न हो तो ऐसे ऋण या पुनर्भुगतान के बराबर राशि का अर्थदंड धारा 271D एवं 271E में लगाया जा सकता है। इसके विपरीत यदि व्यय का भुगतान खाते में जमा होने वाले चेक, ड्राफ्ट से नहीं हो तो कोई भी अर्थदंड नहीं लगाया जाता, सिर्फ व्यय को अस्वीकृत कर दिया जाता है। यह सीमा इस रूप में भी व्ययों के लिए वर्णित सीमा से भिन्न है कि यह सीमा प्रत्येक ऋण के लिए नहीं है, बल्कि पुराने ऋण को मिलाकर नया ऋण 10,000 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि एक व्यक्ति से 8,000 रुपये का ऋण पहले से लिया हुआ हो और उसी से 7,000 रुपये का ऋण और लिया जाए तो यह सिर्फ खाते में जमा होने वाले चेक अथवा बैंक ड्राफ्ट से ही होना चाहिए, अन्यथा धारा 271 में उल्लिखित अर्थदंड लगाया जा सकता है। व्यापार एवं पेशे से संबंधित इन व्ययों जो कुछ विशिष्ट शर्तों की पूर्ति होने पर ही स्वीकृत होते हैं, इनका वर्णन हमने समाप्त कर लिया है। अब आगे आने वाले व्याख्यानों में शेष रहे प्रावधानों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।